हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी माध्यम बच्चों के लिए आज हम शुरू कर रहे हैं पादप वृद्धि का नेक्स्ट लेक्चर। हमने अब तक वृद्धि की परिभाषा, वृद्धि के विभिन्न स्थल, वृद्धि के प्रमुख घटनाओं या अवस्थाओं तथा वृद्धि बल गति के बारे में अध्ययन कर लिया है। वृद्धि बल गति का अर्थ होता है कि भाई भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वृद्धि दर को मापने का कार्य करते हैं, उसे वृद्धि बल गतिकी कहते हैं। और वृद्धि बल गतिकी के आधार पर हम पढ़ चुके हैं कि यह दो प्रकार की होती है, एक तो रेखीय वृद्धि और दूसरी ज्यामितीय वृद्धि। ठीक है, रेखीय वृद्धि हम पढ़ चुके हैं, उसमें बताया गया आपको कि वह वृद्धि जिसमें बनने वाली दो कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका वृद्धि की प्रक्रिया को जारी रखती है, बाकी शेष कोशिकाएं जो होती हैं वो धीरे धीरे विभोजक क्षेत्र से स्थायी ऊतकों के क्षेत्र में चली जाती हैं, अर्थात विभाजन करना छोड़ देती हैं और अन्य कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो जाती हैं। यानी कि जब एक ही कोशिका विभाजन को जारी रखे वह रेखीय वृद्धि कहलाती है, और जब विभाजन करने वाली दोनों कोशिकाएं और उससे बनने वाली आगे की संतति कोशिकाएं लगातार विभाजनशील रहती हैं तो उसे ज्यामितीय वृद्धि कहते हैं। ज्यामितीय वृद्धि हमें प्राय युग्मनज से भ्रूण अवस्था के दौरान दिखाई देती है, जबकि रेखीय वृद्धि हमें तब दिखाई देती है जब पौधा लंबाई में वृद्धि करता है, जैसे कि मूल शीर्ष की वृद्धि या प्ररोह शीर्ष की वृद्धि। ठीक है, उससे आगे हम आज पढ़ने वाले बेटा, आज का टॉपिक है वृद्धि दर को दर्शाने वाले ग्राफ। तो वृद्धि दर को दर्शाने के लिए हम दो तरह के ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक तो जे आकृति का आता है और एक एस आकृति का आता है। फिलहाल हम यहाँ पे एस आकृति पर ही फोकस करेंगे, लेकिन फिर भी समझ लीजिए वृद्धि दर को दर्शाने के लिए जो ग्राफ बनाए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो जे आकृति का, ऐसा ये दिख रहा है, पहला ग्राफ जे आकृति का है, और दूसरा दिख रहा है जो आपको ये एस आकृति का है। ऐसे समझते हैं, जे आकृति का ग्राफ हिंदी में चर घातांक की वृद्धि को दर्शाता है। अर्थात चर घातांक का अर्थ क्या है कि जब जीवों की वृद्धि इस प्रकार से हो कि दोनों चीज़ें जैसे कि भोजन और आवास दोनों पर्याप्त मात्रा में हो, यानी असीमित मात्रा में उपलब्ध हो, इनकी कोई कमी ना हो, तो वो जो जीव है, जीव संख्या है, वो लगातार वृद्धि करती है। और इसके जीवन काल में दो ही अवस्थाएं आती हैं, लैग अवस्था जब वृद्धि मंद होती है, मतलब स्लो होती है, और एक होती है लॉग प्रावस्था जब वृद्धि अधिकतम स्पीड से होती है। इसलिए इसको ये जो लाइन है ऊपर सीधी हो जाती है। जहाँ से स्टार्ट होती है वो लैग प्रावस्था है, इसलिए स्टार्टिंग में मंद होती है, क्योंकि जो भी कोशिकाएँ हैं वो धीरे धीरे तीव्रता प्राप्त करती हैं, और जब वे अपनी चरम अवस्था पर आती हैं, चरम को क्या कहते हैं, चर घातांक कहते हैं, तो चर घातांक की अवस्था प्राप्त करती हैं तो तेज़ी से अपने आयतन में, भार में, संख्या में वृद्धि करती हैं और ये सीधी स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है। लेकिन ये हमें अभी नहीं पढ़ना है। फिलहाल हम बात करते हैं एस आकृतियों की, तो इसमें जो आकृति है वो एस आकृति की बनती है, इसलिए इसको एस आकृति वक्र कहते हैं। एस को कहते हैं हिंदी में सिग्मोइड वक्र या वास्तविक वक्र। वास्तविक इसलिए कहते हैं, ये वास्तविक परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। वास्तविक परिस्थितियों करता है, यहाँ पे लिखा हमने कि भाई जब भोजन आवास असीमित हो तो ये वाला जे आकृति का वक्र बनेगा, जिसे हम चर घातांकी कहते हैं। और अगर परिस्थितियाँ कैसी हों, सीमित हों और भोजन आवास उपलब्ध नहीं और संघर्ष जारी हो, उस स्थिति में कैसा बनेगा, उसमें ऐसा आकृति ऐसा आकृति का वक्र बनता है। इसमें चार अवस्थाएं आती हैं। पहली अवस्था लैग जो इसके समान है, जहाँ पे वृद्धि मंद होती है। फिर लॉग प्रावस्था जिसमें वृद्धि तीव्र हो जाती है, और फिर एकदम जब कोशिकाएं धीरे धीरे परिपक्व होती हैं तो उनकी वृद्धि स्लो हो जाती है। तो पहली बार स्लो होती है उसे कहते हैं न्यून वृद्धि काल या मंदन प्रावस्था, और जब सारी कोशिकाएँ, सारी भाग पूर्णतः परिपक्व हो जाते हैं और विभाजन करना पूर्णतः त्याग देते हैं, वो स्थिर वृद्धि कहलाती है। कोई इसमें जीवन तो चल रहा होता है, लेकिन वृद्धि जो है कुछ देर के लिए रुक जाती है। ठीक है, लेकिन जीरो नहीं होती। ठीक है, तो इस प्रकार एस आकृति वक्र में तीन आते हैं, लैग, लॉग, न्यून वृद्धि काल और स्थिर वृद्धि काल। इन चारों को हम सामूहिक रूप से समग्र वृद्धि काल कहते हैं। क्या कहते हैं, चार अवस्थाओं को समग्र वृद्धि काल कहा जाता है। और ऐसा कहने वाले वैज्ञानिक थे जो आप कल पूछ रहे थे बेटा, उसका जूलियस वॉन सैकस ने इन चारों अवस्थाओं को क्या नाम दिया था, समग्र वृद्धि काल नाम दिया था। ठीक है, आ जाएगा टॉपिक। वृद्धि दर को मापने का क्या आधार है, तो वृद्धि दर को हम कैसे मापते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। वृद्धि दर को मापने के कुछ आधार हैं कि या तो उसमें कोशिकाओं की संख्या वृद्धि हो रही हो, कोशिकाएं अपनी संख्या बढ़ा रही हो, 1 के 2, 2 के 4, या फिर उनके आकार में वृद्धि, किसी पौधे के भाग में, लंबाई में, चौड़ाई में वृद्धि होती है तो उसके दर्शाता है कि वृद्धि चल रही है। या फिर उसका शुष्क भार, उसका वजन बढ़ जाता है,
तो ये भी तीसरा एक क्राइटेरिया है कि वृद्धि दर को दर्शाता है। या फिर हम उसको रेखीय नाप करते हैं, लेकिन नाप के देखते हैं कि वृद्धि के द्वारा हम रेखीय नाप कैसे करते हैं। तो रेखीय नाप में क्या है, हम एक विशेष प्रकार के उपकरण को यूज़ करते हैं, इसे वृद्धि मापी या अंग्रेजी में ऑक्सीनोमीटर कहते हैं। और जो ऑक्सीनोमीटर सबसे ज़्यादा यूज़ किया था उसे कहते हैं चाप वृद्धि मापी। वो मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा बेटा। जो चित्र मैंने कल भेजा था वो चाप वृद्धि मापी का है। देखिए इसमें क्या है, गमला है, गमले में पौधा लगा हुआ है, इस पौधे से एक डोरी बांध दी गई है, ठीक है। और इस चाप वृद्धि मापी को कहते हैं, इसमें चांदा लगा हुआ है, चांदा है ना। इस पर स्केल है 10, 20, 30, 40, 50 सेंटीमीटर के हिसाब से। इस पर एक स्टैंड है, ये स्टैंड है। तो इस पर हमने स्टैंड पे इसको कस रखा है चाप वृद्धि मापी को। इस पर एक सुई है जिसको सूचकांक कहते हैं, संकेतक कहते हैं। जैसे इस डोरी को से बांधते हैं तो ये पौधा जो है 2 दिन में, 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में लंबाई बढ़ाएगा। तो लंबाई बढ़ने से क्या होगा, इस पर एक भार लगा हुआ है, तो ये डोरी में खिंचेगी तो ये ऊपर बढ़ेगा, तो स्केल जो है नीचे की तरफ गति करता है। इससे 1 दिन में या 1 सप्ताह में या 1 महीने में होने वाली वृद्धि की दर को नोट कर लेते हैं। इसमें चूँकि चाप आकृति का होता है स्केल, इसलिए इसे चाप वृद्धि मापी कहते हैं, ठीक है बेटा। आइए अब बात करते हैं वृद्धि दर को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि दर किन कारकों की उपस्थिति में या तो बढ़ जाती है या फिर घट जाती है। बढ़ने का चिन्ह होता है ऊपर की तरफ तीर लगाते हैं और नीचे मतलब डाउन होता है, ठीक है। तो वृद्धि दर के लिए दिखाते हैं कि ये 4 कारक हैं। पहला कारक है प्रकाश। ये पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश पर निर्भर रहते हैं और पौधों को एक निश्चित मात्रा के, अवधि के या फिर तीव्रता के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश के भी कई कारण हैं, जैसे तीव्रता। अगर प्रकाश तीव्र होता है, तेज होता है, रोशनी तेज होती है, तो उससे क्या होता है, पौधे की लंबाई छोटी रहती है, उसकी जो पर होती है, गांठ होती हैं वो छोटी रह जाती हैं, पौधे की हाइट नहीं बढ़ती है और पत्तियां भी छोटी रह जाती हैं। तो तीव्र आवृत्ति का जो प्रकाश में तेज प्रकाश होता है वो पौधों के लिए हानिकारक है और लंबाई बढ़ने में घातक होता है। दूसरा होता है गुणवत्ता। पौधों को किस गुणवत्ता का प्रकाश चाहिए, तो आप जानते हैं कि पौधों को जो प्रकाश चाहिए उसे PER कहते हैं। इसकी क्षमता कितनी होती है, 400 से 700 है। मतलब क्या है, प्रकाश संश्लेषण विकिरण है, इसकी रेंज होती है जो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश कहते हैं। इसी में 7 रंग दिखते हैं BBA और जो आप पढ़ते हो 10th क्लास तक। तो 7 रंगों का प्रकाश जिस कैटेगरी में आता है उसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं या दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी से ही पौधों का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। फिर है अवधि। अवधि का मतलब है कि पौधों को निश्चित टाइम के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है और वो किस लिए होता है, पुष्पन के लिए। पौधों में अगर निश्चित अवधि का प्रकाश नहीं मिलेगा तो उन्हें फूल नहीं खिलेंगे, फूल नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए उन्हें दोनों की आवश्यकता होती है, प्रकाश की भी आवश्यकता होती है और अंधेरे की भी आवश्यकता होती है। तो प्रकाश और अंधेरे का जो मिला जुला प्रभाव होता है पुष्पन के लिए जो उत्तरदायी होता है उसे हम दीप्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, दीप्तकाल। यानी कह सकते हो प्रकाश के साथ साथ अंधकार का जो मिला जुला प्रभाव पौधों के पुष्पन की क्रिया को प्रभावित करता है उसे दीप्तकाल करेंगे। इस दीप्तकाल के बारे में हम इसी चैप्टर में डिटेल पढ़ने वाले हैं आगे। दूसरा कारक है जल। पेड़ पौधे जानते हैं, पेड़ पौधों को सभी क्रियाओं के लिए उनकी स्थित अवस्था के लिए जल का होना आवश्यक है, जिसके द्वारा वो विसरण, परासरण या जीव द्रव कुंचन जैसी विभिन्न क्रियाएं दर्शाते हैं। मतलब पौधों में रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए भी वृद्धि की जल की आवश्यकता होती है। तो जल एक महत्वपूर्ण कारक है और पौधों में लगभग 90% तक जल होता है, ठीक है। और जब पौधे में बीज शुष्क हो जाते हैं तो उनमें जल की मात्रा लगभग 15 से 20% रह जाती है। तो इस अवस्था में जीव के अंदर जो मतलब बीज के अंदर जो भ्रूण होता है वो जीवित तो रहता है लेकिन अंकुरण नहीं करता। तो अंकुरण में या बीज प्रसवता में बल की मात्रा घट जाती है और अंकुरण में बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है तापमान। तापमान टेम्परेचर। पौधों को एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है जो हमेशा 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच माना जाता है। हमने एंजाइम वाला चैप्टर पढ़ा होगा कि भाई पौधों के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो निश्चित तापमान के बीच में काम करते हैं। इससे कम ज़्यादा करने पर पौधे में जो एंजाइम है निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि कम तापमान करेंगे तो उनके जीव द्रव्य का स्पंदन हो जाता है, जीव द्रव्य जम जाता है और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उसके जो एंजाइम होते हैं वो विकृतिकृत हो जाते हैं, अर्थात अधिक तापमान बढ़ाने से उनका विकृतिकरण हो जाता है, वो नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है बेटा अगला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बिना ऑक्सीजन के कोई पादप कोशिका जीवित नहीं रह सकती, उसमें वृद्धि रुक जाती है। तो पौधों में चाहे वो जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 5वां खनिज लवण। कौन सा होता है, खनिज लवण। पौधों के पोषण के लिए, विभिन्न क्रियाओं के लिए, क्लोरोफिल या पर्णरत निर्माण के लिए या विभिन्न चीज़ों के संश्लेषण के लिए खनिजों का होना आवश्यक है। हम पढ़ चुके हैं खनिज वाले चैप्टर में कि पौधों को लगभग 17 प्रकार के खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है जो उन्हें या तो मृदा से या हवा से या पानी से प्राप्त होते हैं। इन्हें हम उपयोग के आधार पर 2 भागों में बांट देते हैं, बृहत मात्रिक तत्व और सूक्ष्म मात्रिक तत्व, ठीक है बेटा, ठीक है। अगला टॉपिक है पादप वृद्धि। हाँ, छठा कारक है
पादप वृद्धि हार्मोन कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो बहुत अत्यंत कम मात्रा में होते हुए भी पौधों की वृद्धि के लिए बड़े उत्तरदायी होते हैं। उनके बिना पौधों में पुष्पन या फलों का निर्माण नहीं होता। देखो, तो ये जो वृद्धि हार्मोन है, ये जो हार्मोन है पौधों में, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो वृद्धि प्रवर्धक मतलब जो वृद्धि को बढ़ाने का काम करते हैं, वृद्धि को प्रमोट करते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन, जो वृद्धि के लिए पॉजिटिव मतलब धनात्मक प्रभाव दर्शाते हैं, मतलब पौधों के लिए वृद्धि में आवश्यक होते हैं, वृद्धि में योगदान देते हैं या वृद्धि को प्रेरित करते हैं। पौधे की लंबाई, आयतन, सब कुछ बढ़ता है। और जो वृद्धि को रोकने का काम करते हैं उन्हें कहते हैं वृद्धि निरोधक। क्या कहते हैं? निरोधक। ये नेगेटिव हार्मोन होते हैं। ये एक ही है, इसका उदाहरण है एब्सिसिक अम्ल। क्या नाम है इसका? नाम एब्सिसिक अम्ल, शॉर्ट में कहते हैं ABA। एब्सिसिक अम्ल जो है वृद्धि को रोकने का कार्य करता है, इसलिए नुकसानदायक है। तो पादप वृद्धि हार्मोन जो है वो पौधों में बनने वाले ऐसे सूक्ष्म कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो बनते कहीं और हैं और ये दूसरे भागों में आसानी से जल संचरण द्वारा पहुंच करके अपना क्रिया या कार्य दर्शाते हैं। और पादप वृद्धि हार्मोन जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वृद्धि प्रवर्धक और वृद्धि निरोधक। ठीक है, इनके बारे में कुछ बात आती है कि भाई इसका हार्मोन शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इसका आंसर आता है हार्मोन शब्द का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे स्टार्ले। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले हार्मोन को नाम भी दिया और हार्मोन को परिभाषित भी किया। आज के लिए काफ़ी है बेटा, इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ये मैंने आज पढ़ाया है, बाकी हम कल पढ़ते हैं। थैंक यू, राधे राधे।